हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और इसकी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लेक्चर नंबर 1 में ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली दिस यूनिट इज ऑल अबाउट ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, उसकी सारी डिटेल्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसमें ग्राफ का इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ग्राफ ट्रैवर्सल का डीएफएस ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम जो होगा वो इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपकी यूनिट का सिलेबस है। इसमें ग्राफ, क्या टर्मिनोलॉजी होती है ग्राफ की, ये कंटेंट, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर फॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी मैट्रिसेस, एडजेसेंसी लिस्ट, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद ग्राफ ट्रैवर्सल में डीएफएस और बीएफएस दो सर्च है, मतलब जो दो सर्चिंग टेक्निक है जो हम ग्राफ के ऊपर लगाते हैं, इसमें से डीएफएस आज हमारी कवर हो जाएगी। इसके बाद कनेक्टेड कंपोनेंट्स, स्पैनिंग ट्रीज होते हैं। आगे के जो जितने भी टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आगे आप फर्दर थर्ड ईयर में डा पढ़ेंगे, वहां पर भी ये टॉपिक्स आते हैं। यहाँ अच्छे से समझेंगे तो वहां आपका ऑलरेडी ईज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। अब पता है आप लोगों को कि सारी यूनिट के सारे डिटेल लेक्चर गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आपको मिल जाते हैं, और सारी यूनिट के सारे वन शॉट भी बेटा वहां पर आपको अवेलेबल होते हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ क्या, ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। पता है हमने, जब हमने यूनिट 1 पढ़ी थी तो वहां हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या है, जहां पर जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं उनके बीच में हायरार्किकल रिलेशनशिप होती है। जैसे हमने लास्ट यूनिट में ट्री पढ़ा था, तो ट्री भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, अब ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। अब ग्राफ में होता क्या क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से इसको समझो। सपोज एक ग्राफ की बात करते हैं, दिस इज ए बी सी देन डी, ये एक ग्राफ है, ये आपके पास एक गिवन ग्राफ है। इस तरह से ग्राफ हम कंसिडर करके चल रहे हैं। विजिबल नहीं है, विजिबल है इसके कंटेंट। अब देखिए बेटा क्या होता है, ग्राफ इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। वर्टिसेस क्या है, ये ए बी ई डी सी। एक्चुअल जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो इन वर्टिसेस के अंदर स्टोर होता है, इन कीज के अंदर स्टोर होती है एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, और ये इन इंडिविजुअल वर्टिसेस को हम नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिसेस आर आल्सो कॉल्ड एज नोड्स। और ये होते हैं एजेस जो डिफरेंट वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं एजेस या आर्क्स। ठीक है, तो एक बार थ्योरी में रीड करो। ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स अ सेट ऑफ पॉइंट्स known as nodes or vertices and a set of links known as edges or arcs. ठीक है, here edges are used to connect the vertices. ये जो edges हैं ये vertices को connect करने के लिए यूज होते हैं। इतनी बात तो क्लियर होगी। तो ग्राफ की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इन विच वर्टिसेस आर कनेक्टेड विद एजेस। वर्टिसेस जो हैं ये एजेस की हेल्प से कनेक्टेड हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज वर्टिसेस एंड दीज आर योर एजेस। दिस इज एन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जनरली ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज, ये फॉर्मल डेफिनेशन है, कई बार फॉर्मल डेफिनेशन आ जाती है। जैसे मान लो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें बहुत सारी ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशंस पूछ लेंगे आपसे। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5 डेफिनेशन पूछ ली तो 2-2 नंबर की वो डेफिनेशंस हो जाएंगी। तो इसलिए ये सारी डेफिनेशंस आपको याद करके रखनी है। ठीक है, जनरली अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज जी। जी इज द टर्म फॉर ग्राफ, or it is a combination of, it is a set which is having a set of vertices and a set of edges. V क्या है, set of vertices, E क्या है, set of edges. ठीक है, तो इस ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस होंगे वो सारे के सारे V के अंदर होंगे, और जितने भी एजेस होंगे वो सारे के सारे E में होंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं इस ग्राफ में, है ना। और ये वर्टिसेस के लिए मैंने लिखा हुआ है, ये मत समझना कि ये एज है ना। दीज आर वर्टिसेस, दीज आर वर्टिसेस एंड दिस इज एज। कलर चेंज कर देते हैं पेन का। ठीक है बेटा, चलो तो एग्जांपल, जैसे ये जो ग्राफ है इसमें 5 वर्टिसेस हैं और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 7 एजेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 एजेस हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए, तो सेट ऑफ वर्टिसेस में जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे उसके सेट में आ गए, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, दिस इज द सेट ऑफ वर्टिसेस। और सेट ऑफ एजेस में 1 2 3 4 5 6 7 एज है। कौन कौन से,
अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ है इसके जो एजेस हैं इस पे हमने कोई डायरेक्शन नहीं बना रखी, मतलब हमने कोई एरो नहीं बना रखी। इसका मतलब है ए और बी को कनेक्ट करने के लिए ये वाला जो एज है, ये एज डायरेक्शनल एज नहीं है ना, ये नॉन डायरेक्शनल है, विदाउट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम क्या समझेंगे कि ये बाई डायरेक्शनल एज है, मतलब ए टू बी और बी टू ए। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसमें डायरेक्शन लगा दूं, कोई एरो लगा दूं कि वो एरो का हेड अगर मान लो यहाँ पे हो जाए, तो इसका मतलब ये ए टू बी है, बी टू ए नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है। तो अगर मैंने अनडायरेक्शनल, मैंने नॉन डायरेक्शनल, जहां पे मैंने कोई डायरेक्शंस नहीं दी, जितने भी एजेस होते हैं वो बाई डायरेक्शनल एजेस की तरह कंसिडर होते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ एजेस, आप चाहे ए बी लिख लो चाहे बी ए लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अनडायरेक्शनल ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए ए बी ए सी, इस तरह से ए बी ए सी ए डी सी डी डी ई बी ई, ये सारे इसके एजेस हो गए। तो दीज आर द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। ये तो बेसिक ग्राफ की इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है। अब देखो, ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी वर्टेक्स, हमें पता है वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स की डेफिनेशन कोई पूछ ले, इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स ऑफ अ ग्राफ आल्सो नोन एज अ नोड, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक ग्राफ बना लूं, सपोज ये मैंने कोई ग्राफ बना लिया, दिस इज ए बी सी डी और ई, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो क्या है ये, क्या है ये है वर्टेक्स, इसकी बात हो रही है। क्या है ये, इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट जो कि एक नोड के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर। एज क्या है, दो वर्टिसेस को जो कनेक्ट करता है वो हमारा एज होता है। तो देखिए एज इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू वर्टिसेस, ठीक है। अब किसी भी एज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब जैसे ये एज है, बी और डी के बीच में एज है, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बी कॉमा डी, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। बी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और डी मतलब एंडिंग पॉइंट, मतलब ये एज बी से स्टार्ट हो रहा है और डी पर एंड हो रहा है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ एज। अब एज जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं, अब बहुत ध्यान से समझनी है ये बात। अनडायरेक्टेड एज, ये वाला जो एज है ये अनडायरेक्टेड एज है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एरो की डायरेक्शन नहीं है। इसमें अगर मैं एरो लगा दूं सपोज, अब ये एक बात को ध्यान से समझना, ये देखो, चलो पहले इतना जो लिखा है लिखने दो। अब अगर यहाँ पर मैं डायरेक्शन बना दूं, जैसे मान लो मैंने इस तरह से बना दिया, ये जो है ये मैंने डायरेक्शन बना दी, तो दिस इज द डायरेक्टेड एज, है ना, एंड दिस इज अनडायरेक्टेड एज, दिस इज अनडायरेक्टेड। ये डायरेक्टेड है जिसमें डायरेक्शन दी हुई है मैंने, तो ये एरो क्या बता रहा है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो इस एरो को या इस एज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉमा सी, ए टू सी। क्या इसको हम सी कॉमा ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सी से ए की तरफ नहीं जा रहा, पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है। ये वाला जो एज है इसको मैं बी कॉमा डी या फिर डी कॉमा बी किसी भी तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि ये अनडायरेक्शनल है। अनडायरेक्शन मतलब मैंने इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो ये बाई डायरेक्शनल एज है। दोनों डायरेक्शन में हम इसको मानेंगे कि बी से डी की तरफ भी जा रहा है और डी से बी की तरफ भी जा रहा है। आई होप ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए अनडायरेक्टेड एज कौन सा है, अब बाई डायरेक्शनल एज, इफ देयर इज अनडायरेक्टेड एज बिटवीन वर्टिसेस ए एंड बी, देन ए बी इज इक्वल टू एच बी ए से बी की तरफ जो जा रहा है वही बी से ए की तरफ भी आ रहा है। डायरेक्टेड एज का मतलब क्या है, यूनिडायरेक्शनल एज, यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में है। इफ देयर इज डायरेक्टेड एज, तो इसका मतलब ए बी अगर है तो उसका मतलब बी ए नहीं है, जो बात मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई। अब इस एग्जाम्पल को एग्जाम में नहीं लिख के आना, क्योंकि हम ऐसा कोई ग्राफ नहीं बना सकते जिसमें कुछ एज तो हो डायरेक्शनल, कुछ हो अनडायरेक्शनल। तो बेसिकली जो ग्राफ्स होते हैं वो डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ एरोज तो आपने बना दिए, कुछ एजेस ऐसे बना दिए जो अनडायरेक्शनल है, कुछ अनडायरेक्टेड बना दिए, कुछ डायरेक्टेड बना दिए, ऐसे नहीं बनता, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, इस बात को आपको याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी चीज को अब हम रिफाइन करके लिख देते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड एज हम आगे भी पढ़ेंगे, उसी के हिसाब से हम ग्राफ में चले जाएंगे, ठीक है। फिर आता है वेटेड एज। वेटेड एज का क्या मतलब है, जैसे मैंने ये कहा आपको कि ये हमने मान लो बनाया ए बी सी और डी, ये ग्राफ है मेरा ई, है ना। अब हर एक एज के ऊपर मैंने कोई नंबर लिख रखा है, सपोज ये है 2, ये है 1, ये है 4, सपोज 9, दिस इज 5, दिस इज 6। तो ये क्या है, हर एक एज के ऊपर मैंने एक नंबर लिखा है जिसको हम इस एज का वेट कहते हैं।
इसका मतलब वो जो वेट है वो बहुत सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ग्राफ बेसिकली रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि एक जो आपका सिटी है उसके ऊपर किसी भी एक कंपनी के डिफरेंट ऑफिसेज हैं, उनके बीच में हम नेटवर्क बना रहे हैं, तो वो हमने ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट कर दिया कि ए ऑफिस है, डी वाली जो ब्रांच है उनके बीच की जो वेट है वो 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर। डिस्टेंस की फॉर्म में हो सकता है या कॉस्ट की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ से यहाँ जाने पे हमारे $2 लगते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में $1 खर्च होता है, यहाँ $4 खर्च हो रहे हैं या $9 खर्च हो रहे हैं। तो कहने का मतलब एज के ऊपर जो वेट है वो कॉस्ट शो करता है कि उस पर्टिकुलर 2 वर्टिसेस के बीच में जो एज है उसकी कॉस्ट या उसका वेट कितना है। वो किस रेफरेंस में आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से पता चलेगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है, ये कॉस्ट दे रहा है, ये टाइम दे रहा है, क्या किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को वेटेड ग्राफ बोलते हैं और ऐसे एज को वेटेड एज बोलते हैं जिसके ऊपर वेट लिखा होता है। तो देखिए, अ वेटेड एज इज एन एज विद वैल्यू कॉस्ट ऑन इट। एक एज की ये बेसिक कॉस्ट है, इसके बेसिस पे हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर डेफिनेशंस आती हैं, तो ये आपको अच्छे से रीड करके जानी है। डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, पीवाईक्यूज में मैं दिखाऊंगी, इसके डेफिनेशंस आ जाती हैं। फिर आते हैं एंड वर्टिसेस या एंड पॉइंट्स। इनको क्या कहते हैं? एंड वर्टिसेस को किसी भी एज को ज्वाइन करने वाले, जैसे मैं कहूं कि ए और बी ये 2 वर्टिसेस हैं, ये इस एज के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं, तो इनको एंड वर्टिसेस या एंड पॉइंट्स भी कह दिया जाता है। तो देखिए, द 2 वर्टिसेस जॉइंड बाय एन एज आर कॉल्ड एंड वर्टिसेस और एंड पॉइंट्स ऑफ दैट एज। ये इसके एंड वर्टिसेस या एंड पॉइंट्स होते हैं। एक एज के करस्पॉन्डिंग उसको एंड पॉइंट्स या एंड वर्टिसेस बोल देते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है ग्राफ की। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कहीं किसी एल्गोरिथम में आगे चल के कहीं किसी लैंग्वेज में डेफिनेशन में ये वर्ड्स लिखे होंगे, तो इसका मतलब आप समझ पाए। ओरिजिन क्या होता है? इफ एन एज इज डायरेक्टेड, अगर इस एज को मैं डायरेक्टेड बना दूं तो ये कहां से शुरू हुआ? तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस एज, है ना, एंड दिस इज द डेस्टिनेशन। दिस इज द डेस्टिनेशन कि ये जो एज है ये यहां से शुरू होके यहां तक जा रहा है। तो ए इज द ओरिजिन, बी इज द डेस्टिनेशन। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। देन एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या है? एक ग्राफ में अगर 2 एंड पॉइंट्स के बीच में या 2 नोड्स के बीच में डायरेक्ट एज है, डायरेक्ट इन द सेंस कि एक यूनिक एज है, इंडिविजुअली एक डेडिकेटेड एज है उनके बीच में, तो हम कहेंगे कि वो जो वर्टिसेस हैं वो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, सपोज मैंने कहा दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये एक ग्राफ बना दिया मैंने, चलो वही पुराना वाला ही बना देते हैं, दिस इज ई। तो बताओ जरा इसमें ए के जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो कौन कौन से हैं? ए के एडजेसेंट वर्टिसेस जो हैं इसमें देखो, ए के एडजेसेंट वर्टिसेस हैं बी और सी। ए से बी और सी को डायरेक्ट एज है, सीधा सीधा एज है, डायरेक्टेड एज नहीं, डायरेक्ट एज। डायरेक्टेड एज का मतलब होता है एरो वाला एज, डायरेक्ट एज का मतलब सीधा एज है। ए से बी तक जाना है तो सीधे आप इसके थ्रू जाइए, ए से सी तक जाना है तो सीधे जाइए। क्या ए से डी तक कोई डायरेक्ट एज है? नहीं, आपको या तो सी से होके जाना पड़ेगा, या ए से बी पे होके जाओगे, या ए से बी पे, बी से ई से डी पे। कोई डायरेक्ट एज आपके पास नहीं है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होते हैं? जिनके बीच में यूनिक डायरेक्ट एज होता है, उन्हें एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे ए और ई क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, ए या तो बी के थ्रू ई से कनेक्ट करता है या फिर सी डी और ई के थ्रू कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एडजेसेंट एज। एडजेसेंट एज का मतलब, एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब क्या हुआ कि ए और बी 2 वर्टिसेस एडजेसेंट कहलाएंगे अगर उनके बीच में डायरेक्ट एज है। देयर इज एन एज, डेडिकेटेड एज बिटवीन दीज 2 वर्टिसेस। ठीक। इंसिडेंट का क्या मतलब हुआ? एन एज इज said to be incident on a vertex if vertex is one of the end points of that edge। क्या मतलब हुआ? जैसे ये है, ये जो एज है, ये इंसिडेंट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर आ रहा है जो ये एरो बनाया, ये एरो का जो हेड है ये बी के ऊपर है, तो दिस एरो इज इंसिडेंट ऑन बी, मतलब ये बी की तरफ को जा रहा है। दैट एज इज इंसिडेंट ऑन बी। ठीक है। आउटगोइंग एज मतलब बाहर जाने वाला एज। तो ये जो है एज है, ये ए का आउटगोइंग एज है, ये ए से निकल रहा है, और बी का ये इनकमिंग एज है, बी की तरफ ये आ रहा है। तो ये आउटगोइंग एज और इनकमिंग एज का मतलब ये होता है, ए है, ए से जा रहा है और बी की तरफ आ रहा है, इसलिए ए के लिए ये वाला एज आउटगोइंग एज है और बी के लिए यही वाला एज इनकमिंग एज है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको इसकी पता होनी चाहिए, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। चलिए, फिर आता है आपका डिग्री। डिग्री का क्या मतलब होता है?
टोटल नंबर ऑफ एजेस कनेक्टिंग टू अ वर्टेक्स इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। टोटल जितने भी उसमें एजेस कनेक्टेड है एक वर्टेक्स से, वो उसकी डिग्री कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए कोई एग्जांपल यहाँ पे कैसे बनाए। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, सपोज मैंने कहा कोई ए बी सी डी और ई, ये ग्राफ है, ठीक है। तो ए की डिग्री, मैं डिग्री लिख रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं डिग्री लिखूँ, ए की डिग्री बताना कितनी है, कितने एजेस हैं जो ए से कनेक्टेड है, 1 2, तो ए की डिग्री है 2, डिग्री की बात हो रही है। ऐसे ही सी के साथ सी की भी डिग्री 2 है, बी की डिग्री 3 है, डी की डिग्री 3 है और ई की डिग्री 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो कि उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कनेक्टेड है, वो उसकी डिग्री कहलाते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब अगला आता है इन डिग्री और आउट डिग्री, मतलब भी समझ में आ जाता है। अगर डायरेक्शनल आप किसी ग्राफ की बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टेड ग्राफ है, जिसमें जितने भी एजेस हैं वो डायरेक्टेड है, तो जितने एज उसकी तरफ आ रहे हैं वर्टेक्स की तरफ, वो उसकी इन डिग्री हुई, और जितने एजेस उससे जा रहे हैं वो उसकी आउट डिग्री हुई। जैसे अब यहाँ फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज वही ए बी सी डी और ई, मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब ये देखो, इस तरह से मैंने ये ग्राफ बनाया, ये लो, मान लो ये ग्राफ बना दिया मैंने। तो बताओ जरा, इसकी इन डिग्री और आउट डिग्री कितनी है, ए की इन डिग्री कितनी है, ए की तरफ कितने वर्टेक्स, कितने एजेस ए की तरफ आ रहे हैं, इनकमिंग एजेस को काउंट करो, ए की है तो इसकी डिग्री 1 है। इसकी इन डिग्री कितनी है, सी की तरफ कोई भी एज नहीं आ रहा, तो इसकी इन डिग्री 0 है। देखो इन डिग्री की बात हो रही है ना। ऐसे ही डी की इन डिग्री 1 है, 1 है, एक एज जो है वो इसकी तरफ आ रहा है। बी की इन डिग्री 2 है, क्योंकि इसकी तरफ 2 एज आ रहे हैं। बी की इन डिग्री 2 है, क्योंकि इसकी तरफ एक एज आ रहा है, एक एज आ रहा है। ई की इन डिग्री 1 है, क्योंकि तरफ इसकी तरफ एक ही एज आ रहा है। तो इन डिग्री का मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस जो इनकमिंग एजेस हैं उनको आपको काउंट करना है। और बिल्कुल उसी तरह आउट डिग्री क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एजेस जो उससे निकल के जा रहे हैं, उन्हें आप काउंट करेंगे तो उसकी आउट डिग्री आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जैसे इनकमिंग और आउटगोइंग एजेस थे, इनकमिंग डिग्री और आउटगोइंग डिग्री, वही मतलब होता है। ठीक है, चलिए पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस, इसका क्या मतलब है, देखने में ही समझ में आता है। इफ देयर आर टू अनडायरेक्टेड एजेस, ध्यान से समझना, with same end vertex and two directed edges with same origin and destination, such edges are called as parallel edges or multiple edges। देखो, अगर मैंने एक ग्राफ बनाया A, देखते जाना ध्यान से, एक ग्राफ है A, फिर है B, फिर है C और फिर है D, ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब एक और एज मैंने इनके बीच में लगा दिया, तो ये जो दो एज है ना, ये दो एज हैं जो, इन्हें कहेंगे पैरेलल एजेस। मतलब दो वर्टेक्स के बीच में एक से ज्यादा एजेस अगर हैं तो उन्हें हम पैरेलल एजेस बोलते हैं। अब ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ बना दूं तो डायरेक्टेड ग्राफ में भी सेम चीज होगी, ए बी सी डी, दिस 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 दिस, है ना। और एक और इन्हीं के बीच में, ए और सी के बीच में दो डायरेक्टेड एजेस हैं, सी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो अब भी ये पैरेलल एजेस हैं। दीज आर ऑल पैरेलल एज। ठीक है, अगर इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती तो ये पैरेलल एज ना होते, ध्यान रखना। अगर डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल एज है, और अगर दोनों में डायरेक्शन ही नहीं दे रखी तो बाई डायरेक्शनल है तो भी पैरेलल है। ठीक, सेल्फ लूप क्या होता है, सेल्फ लूप को समझो, चाहे डायरेक्टेड हो चाहे अनडायरेक्टेड हो, अगर इसके ऐसा लूप या ऐसा एज जिसके दोनों एंड पॉइंट सेम होते हैं उसको सेल्फ लूप कहते हैं। जैसे फिर देखो ए बी सी, ये ग्राफ बनाया मैंने कोई, और इस ग्राफ के ऊपर मैंने ये बना दिया, ये लो, तो ये जो है ये क्या है, सेल्फ लूप। ये जो एज है, ये वाला जो एज है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेल्फ लूप। ये तो हमने डायरेक्टेड बनाया, हम अगर नॉन डायरेक्टेड बनाए तब भी उस केस में भी ऐसा ही होगा, है ना। अगर हम नॉन डायरेक्टेड बनाते हैं, जैसे हमने ये बनाया ए और फिर बी और इधर सी, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, अब मैंने ऐसे बना दिया, तो दिस इज ऑल्सो अ सेल्फ लूप, इसको भी हम सेल्फ लूप कहेंगे। तो बेसिक ग्राफ की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात।
अब देखिए सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ कौन सा होता है जिसमें कोई पैरेलल एज या कोई भी सेल्फ लूप नहीं होता। बहुत सीधी बात है, दो वर्टिसेस के बीच में डेडिकेटेड मैक्सिमम एक एज होगा, एक से ज्यादा एज दो वर्टिसेस के बीच में डायरेक्ट एज नहीं हो सकता, ठीक है। और सेल्फ लूप भी नहीं होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम, मतलब ये दोनों चीजें अगर किसी ग्राफ में नहीं है तो उस ग्राफ को सिंपल ग्राफ कहा जाता है। इतनी बात भी क्लियर हो गई। फिर आता है पाथ। पाथ का क्या मतलब है कि आप अगर कोई, जैसे ये है कि आपने एक पूरा का पूरा ग्राफ बनाया हुआ है, अब ए से लेके ई तक आपको जाना है, तो आपने मान लो ये चूज किया ए, फिर ये वाला एज, फिर सी, फिर ये वाला एज, फिर डी, फिर ये वाला एज, और फिर आप ई तक पहुंच गए, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया पाथ। वर्टिसेस और एजेस का ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम पाथ कह देते हैं। तो देखिए, अ पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेट वर्टिसेस and edges that starts at a vertex and ends at other vertex such that each edge is incident on its predecessor and successor vertex। बिल्कुल उसको हम पाथ बोलते हैं। जैसे ए से ई जाना है तो ए से ई तक जाने के कितने सारे पाथ हैं, एक तो ऐसे जा सकते हो, एक डायरेक्टली जा सकते हो, एक ऐसे जा सकते हो, तो ये कौन सा होगा, ए सी डी ई, फिर होगा ए बी ई, एक होगा ए बी डी ई, उसको बोलेंगे पाथ। डिफरेंट पाथ आर पॉसिबल। तो ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे कि ए से ई तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, है ना, ताकि मिनिमम टाइम में मिनिमम कॉस्ट में हम ए से लेके ई तक जा सकें। तो पाथ क्या है, बेसिकली वो रास्ता जो एक वर्टेक्स से, एक किसी सोर्स वर्टेक्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक जाने के बीच में कौन कौन से वर्टिसेस और एजेस आप फॉलो करते हुए जा रहे हैं, उसका जो पूरा आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा वो उसको आप पाथ बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कितने टाइप के ग्राफ होते हैं आपके, पहले इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका डायरेक्टेड ग्राफ। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें जितने भी एजेस हैं, देखो ये एग्जांपल है, जितने भी एजेस हैं वो डायरेक्शनल एजेस हैं, सच ग्राफ इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है, जिसमें जितने भी एजेस हैं उनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जितने भी एजेस हैं वो बाई डायरेक्शनल एजेस हैं, ऑटोमेटिकली ये बाई डायरेक्शनल हो जाते हैं, दोनों डायरेक्शन में ये पॉसिबल है, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके, जो हमने एज के लिए पढ़ी वही चीज ग्राफ के लिए होगी। ऐसा ग्राफ जिसमें सारे के सारे एजेस जो हैं उनकी एक डायरेक्शन है, दे गो फ्रॉम वन नोड टू अनदर इन अ स्पेसिफिक वे, ए से बी तक जा सकते हैं, बी से ए तक जाने के लिए आपको डी से होके जाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं जा सकते आप, है ना। ऐसे यहाँ पर ए से बी तक डायरेक्टली जा सकते हो और बी से ए भी डायरेक्टली जा सकते हो, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो ऐसे ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं जहां डायरेक्शंस गिवन होती है, और ऐसा ग्राफ जहां डायरेक्शंस गिवन नहीं होती हैं उसे अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। उसके जितने भी एजेस होते हैं उनको बाई डायरेक्शनल कंसिडर करते हैं, कि मतलब दोनों तरफ वो एक नोड से दूसरी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इतना डन है। अब आ गया वेटेड ग्राफ, उन्हीं बातों से आता है, इसके ऊपर डेफिनेशंस पूछी जाती है इसलिए अलग अलग मैंने लिखा हुआ है। वेटेड ग्राफ का मतलब क्या है कि एक ऐसा ग्राफ, देखो एग्जांपल, एक ऐसा ग्राफ, ये डायरेक्शनल भी हो सकता है, अनडायरेक्शनल भी हो सकता है, ध्यान रखना इसको, ये डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, मतलब इसके जो ये जो एजेस हैं ये डायरेक्टेड एजेस भी हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली अनडायरेक्टेड ही वेटेड हो सकता है ना, डायरेक्टेड जो ग्राफ होगा वो भी वेटेड ग्राफ हो सकता है। बस फर्क क्या होगा कि जो एज है उसके ऊपर एक कॉस्ट लिखी होगी, उसका वेट लिखा होगा। अब वो कॉस्ट हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, टाइम हो सकती है, जिस रेफरेंस में आप उस प्रॉब्लम को यूज कर रहे हैं उस रेफरेंस के हिसाब से वो वैल्यू हो सकती है। तो एजेस है वेट्स और कॉस्ट एसोसिएटेड विद देम, these weights are can represent distances, cost or any other metric, ठीक है। साइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं, ऐसे ग्राफ जिसमें कम से कम एक साइकिल प्रेजेंट होता है, ऐसे ग्राफ को हम साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। जैसे ये ग्राफ देखिए, इसको ध्यान से देखिए, क्या इसमें एक साइकिल है, क्या इसमें साइकिल नजर आता है। पहले ए से सी पे गए, सी से डी पे गए, और डी से तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है, नहीं बना साइकिल। ए से सी पे गए, और ये जो एज है ना, ये वाला जो एज है, इसकी डायरेक्शन तो बी से सी पे आ रही है, तो ये कोई साइकिल नहीं बनाता, दिस इज नॉट अ साइक्लिक ग्राफ, है ना। चलो पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। दिस ग्राफ इज नॉट अ साइक्लिक ग्राफ, दिस इज अ एसाइक्लिक ग्राफ, और यू कैन से दिस इज एसाइक्लिक ग्राफ। एग्जाम्पल में लिख देते हैं, दिस इज एसाइक्लिक, एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होता। और ये क्या है, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें साइकिल प्रेजेंट है। देखो ए से सी पे गए, सी से बी पे गए, बी से फिर ए पे गए, तो देयर इज अ साइकिल, यहाँ पर एक साइकिल है। तो एटलीस्ट एक साइकिल अगर किसी ग्राफ में है तो उस ग्राफ को
साइक्लिक ग्राफ कहा जाता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। फिर आता है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है? ऐसा ग्राफ जिसमें जितने भी वर्टिसेस हैं वो रीचेबल वर्टिसेस हैं, मतलब एनी हाउ दो वर्टिस कनेक्टेड हैं, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जो कि जहां तक पहुंचा ना जा सके, कोई वर्टेक्स अनरीचेबल नहीं है। ऐसे ग्राफ को हम कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। देखिए, अ कनेक्टेड ग्राफ हैज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड्स। जितने भी नोड्स हैं इस ग्राफ में, सबके बीच में कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पर ए बी, सबके बीच में कोई ना कोई है। कोई ऐसा डिस्कनेक्टेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब यहाँ देखो डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ये देखो ए बी सी ई, ये तो चारों कनेक्टेड है, लेकिन डी जो है इससे कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है जिसके अंदर 5 नोड्स हैं, लेकिन 4 नोड तो कनेक्टेड है, 5वें नोड तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। दिस इज द डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो कनेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें जितने भी वर्टिसेस हैं, जितने भी पेयर ऑफ नोड, हर पेयर ऑफ नोड के बीच में आप कोई ना कोई पाथ एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। देखिए, देयर इज अ डिस्कनेक्शन ऑफ दिस नोड, है ना, इस नोड तक कोई भी नोड नहीं पहुंच सकता। सच काइंड ऑफ ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड ग्राफ, जिसको पार्ट में डिवाइड आपने कर दिया। कंप्लीट ग्राफ का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझना। कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जहां पर जितने भी वर्टिसेस हैं आपस में हर वर्टेक्स का एक डायरेक्ट एज है, मतलब हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरे वर्टेक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब यहां पर देखिए, यहां से बी से स्टार्ट करिए, बी का सी से डायरेक्ट एज है, डी के साथ भी डायरेक्ट एज है, ई के साथ भी डायरेक्ट एज है, ए के साथ भी डायरेक्ट एज है ना। अब ए पे आ जाओ, ए बी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, सी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, डी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और ई से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। कंप्लीट ग्राफ क्या हुआ? जिसमें जितने भी एजेस हैं, जितने भी नोड्स हैं, हर एक नोड के बीच में एक डेडिकेटेड एज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एक इसका क्या रूल है, क्या फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना। नंबर ऑफ नोड्स इस टाइम इसमें कितने हैं? सपोज मैं कहूं n इज द वेरिएबल विच स्टोर्स द नंबर ऑफ नोड्स, n इज इक्वल टू 5, है ना। तो नंबर ऑफ एजेस इसमें कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस आर देयर? टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने? एक नोड के पास 4 एज हैं, है ना। एक नोड 4 एज से बाकी के चारों से कनेक्टेड है। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 5। तो एक नोड के पास कितने एज हैं? देखो 5 इंटू 2, वो 5 इंटू 4, 5 तो नोड्स हो गए, और हर एक नोड के 4 एजेस, इतने टोटल नंबर ऑफ एजेस हो गए। कितने हो गए? 20, है ना। लेकिन ये कैसा एज है? अनडायरेक्टेड एज है, मतलब ये बाई डायरेक्शनल एज है। एक ही एज है जो बी से सी की तरफ भी जा रहा है और सी से बी की तरफ भी जा रहा है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ एजेस दिखाई हमें कितने दे रहे हैं? 10, है ना। तो इसका मतलब यहां से एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है कि नंबर ऑफ एजेस होते हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन। जब भी आपको कोई कंप्लीट ग्राफ मिलेगा, अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ मिलेगा, उसमें नंबर ऑफ एजेस हमेशा कितने होंगे? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार एक आधे नंबर में कोई पूछ ले तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू स्पीक इट, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले खाली स्पैनिंग ट्री की बात करेंगे, और स्पैनिंग ट्री के अलावा मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी होता है, जिसके हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, जैसे प्रेम्स क्रुस्कल्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उनके ऊपर तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो स्पैनिंग ट्री बेसिकली क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज, चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि मैंने क्या कहा कि ए बी सी, मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, है ना, ए बी सी, मैंने एक ग्राफ बनाया। कैसा ग्राफ है ये? कनेक्टेड ग्राफ है ना। कंप्लीट ग्राफ है क्या? कंप्लीट ग्राफ भी है। ए का बाकी दोनों वर्टिसेस से डायरेक्ट कनेक्शन है, बी का भी बाकी दोनों से डायरेक्ट कनेक्शन है, और सी का भी बाकी दोनों से डायरेक्ट कनेक्शन, तो ये कंप्लीट ग्राफ है। अब स्पैनिंग ट्री क्या होता है? एक तो पहली बात इंपॉर्टेंट ये पता होनी चाहिए कि ग्राफ और ट्री में क्या डिफरेंस होता है। ट्री बेसिकली ये ग्राफ ही तो है, लेकिन ट्री एक ऐसा ग्राफ है जहां पर कोई भी साइकिल नहीं होता। अ ग्राफ विदाउट अ लूप इज कॉल्ड एज अ ट्री, ठीक है। एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल नहीं है उसको हम ट्री कहते हैं। वो ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, आगे आप देखेंगे तो आप पढ़ेंगे ऐसी, ठीक है। जो भी क्लोज्ड लूप अगर कहीं बन रहा है तो वो ग्राफ जो होगा वो ट्री नहीं होगा। अदरवाइज ग्राफ विदाउट अ साइकिल इज कॉल्ड एज ट्री। ट्री एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब यहाँ देखिए, इसमें तो साइकिल बन रही है, ये पूरी साइकिल है, अनडायरेक्टेड है, ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप है तो ये ग्राफ है, ट्री तो है नहीं।
अब इसका स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो ट्री का क्या मतलब होता है, स्पैनिंग ट्री क्या कहते हैं, स्पैन करने का क्या मतलब होता है, आपको एक ऐसा ट्री, देखिए अब ध्यान से देखिए, स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ, सबसेट ऑफ ग्राफ जी, सबसेट मतलब जिस ग्राफ में इसके सारे, ऐसा ट्री जिसमें इसके सारे वर्टिसेस कवर होंगे लेकिन सारे एजेस कवर नहीं होंगे। हमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को इंक्लूड करके एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें कोई लूप ना हो और वो सारे जो वर्टिसेस हैं वो कवर हो जाएं, उसे हम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। तो स्पैनिंग ट्री इज बेसिकली a subset of graph G which has all the vertices covered with the minimum possible number of edges, है ना। Hence a spanning tree does not have cycles, इसके अंदर साइकिल्स नहीं होते, स्पैनिंग ट्री में कभी भी साइकिल नहीं होते, क्यों, क्योंकि हम ट्री कह रहे हैं उसको। एंड इट कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड, ये डिस्कनेक्टेड भी नहीं हो सकता। डिस्कनेक्टेड का मतलब कोई वर्टेक्स ऐसा नहीं हो सकता जो बाकी के ट्री से अलग हो, तो कनेक्टेड होना चाहिए और इसके अंदर साइकिल नहीं होने चाहिए, सारे वर्टिसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए और कोशिश करनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इंक्लूड करके आप उसको बना लें। एवरी कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री, हर एक कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ का एटलीस्ट एक स्पैनिंग ट्री तो एग्जिस्ट करता ही करता है। डिसकनेक्टेड ग्राफ का कभी कोई स्पैनिंग ट्री नहीं बन सकता क्योंकि आप सारे वर्टिसेस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो स्पैन करने का मतलब कि एक ऐसा ट्री जिसमें सारे वर्टिसेस आ जाएं, है ना, नंबर ऑफ एजेस कम आए, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से आपको ग्राफ के सारे वर्टिसेस कनेक्ट करने हैं और लूप नहीं बनना चाहिए। तो इसके कितने स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, देखो पहला स्पैनिंग ट्री, अगर मैं इसके स्पैनिंग ट्रीज की बात करूं तो फर्स्ट स्पैनिंग ट्री क्या बनेगा, ए, और इधर ये वाला एज इंक्लूड कर लो, इधर ये वाला एज इंक्लूड कर लो, दिस इज स्पैनिंग ट्री, दिस फर्स्ट स्पैनिंग ट्री। दूसरा क्या बन सकता है कि ए इधर आ गया, ये वाला एज इंक्लूड किया सी और ये वाला इंक्लूड किया बी, दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो अ स्पैनिंग ट्री, है ना। तीनों के तीनों वर्टेक्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, देखो तीनों कनेक्टेड हैं और नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो रिड्यूस्ड हैं, कोई लूप नहीं है इसमें, तो ये ट्री है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तीसरा होगा ए और बी जो है वो उन्हें कनेक्ट कर दो, ए को कनेक्ट कर दो, बी को कनेक्ट कर दो और यहाँ पर सी को कनेक्ट कर दो, दिस इज ऑल्सो स्पैनिंग ट्री। तो देखिए ये जो है इसी तरह बना दे जैसा बना हुआ है, दिस इज ए, देन दिस इज बी एंड देन दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो अ स्पैनिंग ट्री। तो देखिए एक कनेक्टेड ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, है ना, इसको कहते हैं स्पैनिंग ट्री। मतलब ग्राफ से एक ऐसा ट्री बनाओ जिसके अंदर सारे वर्टिसेस आ जाएं उस ग्राफ के और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से उन वर्टिसेस को आप कनेक्ट कर दें, ठीक है। कोई लूप नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्री अगर है तो इसमें कोई लूप प्रेजेंट नहीं होगा। तो दिस इज हाउ वी जनरेट स्पैनिंग ट्री। तीन स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। अब आप बताइए, यहां से आपसे कोई पूछ ले कि बताइए जरा किसी ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, है ना। हमें आगे जाके हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना होगा। अगर मान लो मैं हर एक एज की कॉस्ट लगा दूं यहाँ पर, तो किसी स्पैनिंग ट्री की टोटल कॉस्ट कुछ आएगी, किसी की कुछ आएगी, किसी की कुछ आएगी। तो जो सबसे कम कॉस्ट वाला स्पैनिंग ट्री होगा ना उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोल देंगे, बाद में देखेंगे उस चीज को। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आपके पास है कि अगर आपका ग्राफ कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ है, देखिए ये कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि इसमें इट कैन हैव मैक्सिमम n रेज़ टू द पावर n-2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज। अब देखिए कहां से निकालेंगे, यहां से अगर मैं कहूं n की वैल्यू यहां पर है हमारी 3, इस ग्राफ के अंदर n की वैल्यू 3 है, तो इसमें मैक्सिमम कितने स्पैनिंग ट्री दिखाई दे रहे हैं, 3 स्पैनिंग ट्री दिखाई दे रहे हैं। तो देखो n क्या है 3, है ना, और n-2, 3 - 2 दैट इज 3, तो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने हो सकते हैं 3, ठीक है। तो अगर कोई कंप्लीट ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड है, तो उसमें मैक्सिमम इतने स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल हैं। तो बस ये फॉर्मूला आप एक बार याद रख सकते हैं, है ना, कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत इतनी एक दो चीजें याद रख लो ताकि एक दो नंबर में अगर कोई पूछ ले तो आप इसे बता पाओ, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मल्टीपल टाइम्स अलग अलग फॉर्म में ये रिपीट होता है, इसको ध्यान से समझना है, बहुत ईजी है। ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमने स्टैक पढ़ा था, क्यू पढ़ा था, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एरे की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं या लिंक लिस्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्यू को स्टैक रिप्रेजेंटेशन और लिंक रिप्रेजेंटेशन दोनों देते थे। ट्री को भी हमने देखा था कि एरे रिप्रेजेंटेशन भी हमने ट्री को दिया था और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन भी दिया था। तो ऐसे ग्राफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन हमें पढ़नी है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रिप्रेजेंटेशन हैं वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और दूसरी है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन।
ये दोनों हमें पढ़नी है। सबसे पहले है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, क्या है इसमें, एग्जाम्पल से सबसे पहले समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसकी थ्योरी देखेंगे क्या है इसमें। देखिए ये ग्राफ है, सेम ग्राफ है, बस ये डायरेक्ट अनडायरेक्टेड है, ये डायरेक्टेड है, तो दोनों के केस में किस तरह से लिखेंगे मैट्रिक्स, उसको हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसकी देखिए, इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखनी है, तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म बना लेनी है। ये लो, ये मैंने बना ली मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, दिस इज ए, देन बी, कितने नोड हैं, ए बी सी डी ई, ये मैंने इस मैट्रिक्स में लिख लिए, रो वाले पार्ट में नोड लिख दिए, ऐसे ही कॉलम में लिख दिए ए बी सी डी ई, जैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में ए से ए तक जाने का कोई एज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। जहां पर आपको कोई एज ना मिले वहां पर आपको लिखना है 0, और जहां पर आपको कोई एज दिखाई दे, सीधा एज, यूनिक एज, डायरेक्टेड एज, डायरेक्ट एज मतलब सीधा सीधा इंडिविजुअल एज दिखाई दे, एडजेसेंट दिखाई दे, तो ए से डी, ए से, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ए से ए तक जाने पे, ए से ए तक जाने पे अगर मैं कहूं दिस इज ए, आई एम हियर एट ए, ए से ए तक जाने के लिए कोई एज है, नहीं है। ए से बी तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए कोई एज है, अगर है तो वहां पर आपको 1 लिखना है। तो 0 का मतलब देयर इज नो एज प्रेजेंट, 1 का मतलब देयर इज एन एज प्रेजेंट, डायरेक्ट एज प्रेजेंट, ठीक है। पाथ नहीं है कि वहां से वहां तक इसके थ्रू पहुंच जाएंगे, नहीं, डायरेक्ट एज है तो 1 लिखना है, वरना 0 लिखना है। ए से सी तक जाने का डायरेक्ट एज है। ए से डी तक जाने का डायरेक्ट एज है। ए से ई तक जाने का डायरेक्ट एज है, डायरेक्ट एज नहीं है, किसी के थ्रू होके जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको लिखेंगे 0, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब फिर देखो बी से ए तक जाने का, भाई ये तो डायरेक्ट क्या है, ये अनडायरेक्टेड है, तो दोनों तरफ चलेगा, अनडायरेक्टेड है तो ये बी से ए भी जाएगा, ए से बी भी जाएगा, तो बी से ए तक जाने का रास्ता आपके पास है डायरेक्टली, और बी से बी तक जाने का है, नहीं है। बी से सी तक जाने का डायरेक्ट पाथ आपके पास है, नहीं है। बी से डी तक जाने का आपके पास डायरेक्ट पाथ है। बी से ई तक जाने का डायरेक्ट पाथ है, ये लिख दिया। अब देखिए सी के लिए, सी से ए तक जाने का डायरेक्ट पाथ है। सी से बी तक जाने का डायरेक्ट पाथ है, नहीं है। सी से सी तक जाने का डायरेक्ट पाथ है, नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सेल्फ लूप नहीं है। सी से डी तक जाने का डायरेक्ट रास्ता है क्योंकि यहाँ पर एक एज है इनके बीच में। सी से ई तक जाने के लिए कोई डायरेक्ट एज है, नहीं है, तो ये 0 आएगा। सी से ई तक कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ डी से, देखो डी से ए तक जाने के लिए डायरेक्ट पाथ है क्योंकि बाई डायरेक्शनल एज है ना, अगर अनडायरेक्टेड है तो दोनों डायरेक्शन में इसको वैलिड माना जाएगा। डी से ए तक जाएगा, अब डी से बी तक जाएगा, डी से बी तक जाएगा, डी से सी तक जाएगा, डायरेक्टली जाएगा, डी से डी तक जाएगा, डी से डी का भी देखो यहाँ पर पाथ दिया हुआ है, सेल्फ लूप है, डी से डी तक जाने का रास्ता है, तो ये भी 1। डी से ई तक जाने का भी डायरेक्ट पाथ है, तो डी तो सबसे कनेक्टेड है, ए से भी, सी से भी, बी से भी, खुद से भी और ई से भी सबसे कनेक्टेड है, तो इसलिए इसकी एंट्री में ऑल 1s हैं, ठीक है। ई पे आ जाओ, ई से ए तक जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, ई से बी पर जाने का डायरेक्ट एज है, ई से सी पर जाने का कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ई से डी पर जाने का डायरेक्ट एज है, और ई से ई पर जाने का कोई डायरेक्ट एज नहीं है। ये है आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दिस इज योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई ना, अब ये एक बार रीड आउट करो। देखो in this graph is represented using a matrix of size total number of vertices by total number of vertices। मतलब क्या हुआ इसका, इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5, तो V जो है बेसिकली अगर हम कहें V इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस, तो इसमें 5 वर्टेक्स है ना, तो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनी हमारी, तो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनी है ये मेरी, 5 इसमें इधर और 5 इधर, 5 रो 5 कॉलम, 5 क्रॉस 5 की मेरी मैट्रिक्स बन गई, V क्रॉस V की मैट्रिक्स हमने बना ली। इतनी बात तो समझ में आ गई हमें, है ना। वेयर V इज द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, दिस मैट्रिक्स इज फिल्ड विद ईदर 1 और 0। मैट्रिक्स के अंदर या तो 1 आता है या 0 आएगा। 1 रिप्रेजेंट दैट देयर इज एन एज फ्रॉम
ना रो वर्टेक्स टू द कॉलम वर्टेक्स, रो वाले वर्टेक्स से कॉलम वाले वर्टेक्स के बीच में कोई एज है, और 0 रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज नो एज फ्रॉम द रो वर्टेक्स टू द कॉलम वर्टेक्स. Adjacency matrix is a 2D array where each cell ij there is an edge between vertex I and vertex j. I और j के बीच में एक एज है, तो उसे हम adjacency matrix बोलते हैं. स्ट्रक्चर क्या है? फॉर अ ग्राफ विद v vertices we use v cross v matrix. तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ij इज इक्वल टू 1, या फिर अगर उसके ऊपर वेट दिया हुआ है तो उस वेट की वैल्यू ले लेंगे. अगर वहां पर एग्जिस्ट करता है आई से लेके जे तक का कोई, मतलब आई एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में कोई रास्ता डायरेक्ट है, और ये वैल्यू 0 होगी अगर वहां पर कोई एज नहीं है. तो बस सीधी सीधी बात क्या है कि ये जो है दिस इज आई एंड दिस इज जे. ये आपकी रोज हो गई एक एक करके, और ये आपके कॉलम्स हो गए. दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट. जे को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं. ये आपका जे है, आई और जे को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं. इसको पेन चेंज, ठीक है. दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स. करेक्ट. मुझे लगता है आ गया होगा समझ में. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ नहीं आएगी. अब देखो यहाँ पर इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसमें क्या चेंज होगा भाई? ये क्या है? ये डायरेक्टेड ग्राफ. इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इसमें चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इन ये जो एजेस हैं, इन एजेस का मतलब क्या था कि ये दोनों डायरेक्शन में वैलिड है. मतलब ए से बी तक का भी डायरेक्ट पाथ है, बी से ए तक का भी है. लेकिन डायरेक्टेड एज में ऐसा नहीं होता. डायरेक्टेड एज में जहां डायरेक्शन दी है वो पाथ अवेलेबल है, उसका रिवर्स ट्रू नहीं है. तो दोबारा से एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेते हैं. इधर है ए बी सी डी ई, और इधर भी ए बी सी डी ई. देखिए कहाँ कहाँ एजेस हैं और कहाँ कहाँ एजेस नहीं है. देखो फिर चेक करो. ए टू ए से ए तक कोई एज नहीं है. ए टू बी एक एज है, डायरेक्ट एज है, डायरेक्टेड एज है, दिखाई दे रहा है. ए टू सी ए से शुरू हो रहा है, सी तक जा रहा है, एक एज है. मतलब ए से सी तक जाने का रास्ता है. ए से डी तक जाने का कोई रास्ता है? ध्यान से देखना. ए से डी तक जाने का डायरेक्ट रास्ता है? नहीं. ये एरो तो है लेकिन इसका रास्ता डी से ए तक का तो है, ए से डी नहीं है. तो ए से डी तो हम इसको 0 लिखेंगे. ये चेंज है ना. ये जो एज था ये बाई डायरेक्शनल था. ए से डी और डी से ए दोनों के लिए वैलिड था. लेकिन ये क्या है? डी से ए तो है लेकिन ए से डी नहीं है. ए से ई तक जाने का कोई डायरेक्ट पाथ है? नहीं है. इसी तरह बी के लिए चेक करो. बी से ए तक जाने के लिए, देखो बी से ए तक जाने के लिए एज नहीं है, क्योंकि वो जो एज है वो डायरेक्टेड एज है. ए से बी जाता है, बी से ए नहीं जाता. बी से बी तक जाने के लिए कोई एज नहीं है. बी से सी तक जाने के लिए कोई एज नहीं है. बी से डी तक जाने के लिए, देखो ये बी से डी तक जाने के लिए एज प्रेजेंट है तो 1 लिखेंगे. बी से ई तक जाने के लिए भी डायरेक्टेड एज प्रेजेंट है तो यहाँ भी 1 लिखेंगे. तो देखिए दोनों मैट्रिक्स चेंज हो रही है ना. अब देखो सी के लिए, देखो सी से ए तक जाना है. ये देखो सी से ए तक जाने के लिए कोई पाथ नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. सी से बी तक जाना है तो कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है. सी से सी तक जाना है तो कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है. सी से डी तक जाना है तो डायरेक्ट पाथ है, और सी से ई तक जाना है तो भी कोई डायरेक्ट पाथ नहीं. लिख दिया. अब डी पे देखो. डी से ए पर जाना है, डी से ए पर जाना है, पाथ है. डी से बी पर जाना है तो कोई पाथ नहीं है. डी से सी पर जाना है तो कोई पाथ नहीं है. डी से डी पर जाना है तो पाथ है, और डी से ई पर जाना है तो भी पाथ है. ठीक. ऐसे ही ई से देखो. ई से ए पर जाना है, कोई पाथ नहीं है. ई से बी पर जाना, देखो अब यहाँ देखो ई से ई पर, यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है. ई एक ऐसा नोड है जिस पर सिर्फ आउट डिग्री तो इसकी कोई है ही नहीं, इससे कोई एज निकल ही नहीं रहा, सब इस पे आ रहे हैं. तो इससे कहीं और आप नहीं जा सकते. इस तक पहुंचा जा सकता है लेकिन इस पर खड़े होके आप कहीं और नहीं जा सकते. तो ऑब्वियसली सारे के सारे 0 हैं. इससे कहीं और का रास्ता तो हमें दिखाई दे ही नहीं रहा, क्योंकि इससे कोई एज हमारा स्टार्ट ही नहीं हो रहा. ये इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है. दोनों में चेंज है ना. अब देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स की. चाहे आप कितना भी कैसा भी ग्राफ बना लें, कितना भी ग्राफ बना लें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हमेशा इतनी ही रहेगी. बिगो ऑफ वी क्रॉस वी, है ना. कितना भी बड़ा ग्राफ हो, अगर आपको 5
आपके हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 एलिमेंट्स आप स्टोर करेंगे। तो अगर ये सक्सेसफुल कब है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वैलिड, मतलब आप ये कहेंगे फिर फ्रूटफुल या बेनिफिशियल कब है, जब डेंस ग्राफ हो। डेंस ग्राफ मतलब जहां पर नंबर ऑफ एजेस ज्यादा हो, जैसे कि कंप्लीट ग्राफ, उसके केस में ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली भाई तुम अगर इसमें 4 एज लगा लो तब भी आपको इतनी स्पेस चाहिए ही चाहिए। अब ये देखो इतने सारे पाथ नहीं है तब भी कितने सारे जीरो आपने इसमें स्टोर करा रखे हैं। स्पार्स मैट्रिक्स है ये, है ना। तो स्पार्स किसको कहते हैं, स्पार्स ग्राफ कौन सा होता है जिसमें नोड तो है ज्यादा लेकिन उसमें नंबर ऑफ एजेस कम है, ऐसे ग्राफ को स्पार्स कहते हैं। डेंस कौन सा ग्राफ होता है जिसमें नंबर ऑफ नोड्स जितने हैं बहुत सारे नंबर ऑफ एजेस हैं, ऑलमोस्ट सारे जो एजेस हैं वो कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड, नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसे कंप्लीट ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, इतनी बात हम मुझे लगता है आ गई होगी समझ में। अब देखो एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, इजी टू इंप्लीमेंट है, स्पेस एफिशिएंट है, जब ग्राफ जो है वो डेंस है, एज इट रिक्वायर्स, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो है, ये इंपॉर्टेंट है, एज इट रिक्वायर्स वी क्रॉस वी स्पेस टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्राफ। कांस्टेंट टाइम लुकअप प्रोवाइड करता है, अगर कोई भी एज यहाँ प्रेजेंट है या नहीं। अब देखो कांस्टेंट टाइम लुकअप का मतलब मुझे अचानक से देखना है कि सी से ई के बीच में कोई एज है या नहीं, तो हम सीधा सी से ई के बीच में देख लेंगे, एंट्री डायरेक्टली यहाँ जाके एंट्री देखेंगे, अगर यहाँ 0 है तो एज नहीं है, अगर 1 है तो एज है। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि दो पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में कोई एज है या नहीं, तो ये काम हम कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि वो एंट्रीज हमें डायरेक्टली यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। हमें पता है कि जो ये एरे है तो 2D एरे, 2D एरे को हम मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरे का एड्रेस कैलकुलेशन फॉर्मूला से हम डायरेक्टली एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। यूनिट 1 में हमने ये चीज पढ़ी है, तो इसलिए कांस्टेंट टाइम में हम किसी भी एंट्री को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है कि फास्ट लुकअप प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट टाइम में आप ये देख सकते हैं कि कोई एज वहां एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। डिसएडवांटेज क्या है, वही हमने कहा कि अगर स्पार्स ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ एजेस कम है, उसमें भी इतनी बड़ी मैट्रिक्स ये बना लेगा, तो उस केस में ये स्पेस एफिशिएंट नहीं है। एडिंग और डिलीटिंग अ वर्टेक्स कैन बी कॉस्टली। अगर आपने एक वर्टेक्स इसमें ऐड किया तो उससे रिलेटेड आपको हमेशा जो मैट्रिक्स है आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैट्रिक्स में रोज और कॉलम जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, रीसाइज करना पड़ेगा मैट्रिक्स को हर बार। ट्रैवर्सल जो है वो स्लो हो जाते हैं, जैसे हम आगे डीएफएस बीएफएस पढ़ेंगे तो वो इतना टाइम लेते हैं, क्योंकि सारे वर्टिसेस जो हैं वो 1 बाय 1 हमें विजिट करने पड़ते हैं। ये जो ट्रैवर्सल होते हैं ये एडजेसेंसी लिस्ट के केस में सक्सेसफुल मतलब बेटर होते हैं। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है कि जो ट्रैवर्सल होता है, पूरा ग्राफ को ट्रैवर्सल करना है, एक पूरे ग्राफ के सारे नोड्स को विजिट करना है, तो अगर आपने ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करता है तो वो स्लो होता है, बाकी एडजेसेंसी लिस्ट जो होती है वो फास्टर होती है। ठीक है, अगला मेथड देखो, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे करते हैं, सीधा सीधा बता रही हूँ, इसमें मैंने कोई थ्योरी नहीं लिख रखी। देखो हर एक वर्टेक्स जो ग्राफ का है वो एक लिस्ट रखता है एडजेसेंट वर्टिसेस की। कैसे, किस तरह से करते हैं, ये देखो यहाँ पर जितने भी वर्टेक्स हैं, ये देखो कितने हैं, दिस इज ए, देन बी, देन सी, सी को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ए बी सी, देन डी, देन ई। ठीक है, ये है। इस तरह से बना लिया मैंने, जितने भी वर्टेक्स हैं उसकी एक मैंने लिस्ट तैयार कर ली। अब क्या करेंगे, जितने भी डायरेक्टली इसके जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, भाई है तो सारे नोड की फॉर्म में ही। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का एडजेसेंट कौन कौन है, ये जो लिस्ट है ये बता रही है कि ए के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से वर्टिसेस हैं जो इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले पहला एडजेसेंट वर्टेक्स है इसका बी, नोड की फॉर्म में ये स्टोर होगा। नोड के दो पार्ट होंगे, नोड की वैल्यू और दूसरा होगा इसका पॉइंटर। तो इसके एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं, एक तो बी है और एक सी है। तो देखो दूसरा है सी, एक तो बी और एक सी और एक डी, है ना। और भी कोई है क्या, ए का बी भी है, सी भी है, डी भी है, डायरेक्टली आपको मिल गए सारे। और डी के बाद कुछ नहीं है तो ये नल है, इसको हमने सीधा सीधा लिख दिया, दिस इज नल, है ना। अब देखो बी के जो नेबर्स हैं उनके भी नोड्स यहाँ पर कनेक्ट कर दो। इस तरह से होते हैं, हर एक नोड के करस्पॉन्डिंग एक लिस्ट बन जाती है। देखिए एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस। बी जो है इसके करस्पॉन्डिंग बना लो, चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अगला है हमारा बी, बी के करस्पॉन्डिंग देखो कौन कौन से हैं, बी के एडजेसेंट हैं ए,
दिस इज बी और इसके एडजेसेंट आ रहे हैं आपके ए, और कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं? ए है बी का, डी है और ई है, ई है, और इसके बाद कुछ नहीं है ना, नल है। बी का है ए, डी और ई। क्लियर? इतनी बात तो डन हो गई। अब देखो अगला, देखो बी के बाद आ जाता है सी। सी के एडजेसेंट वर्टिसेस देखो, सी के कौन कौन है? ए और डी। तो बस ए और डी, दैट्स इट, है ना। तो एरो को ऐसे ही बना देते हैं। तो या तो आप नल लिख दें या कैसे भी शो कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, सी के बाद आ गया डी। तो डी के एडजेसेंट कौन कौन है? एक तो डी खुद ही है, और भाई डी का सेल्फ लूप भी तो है, डी है, फिर ए सबसे कनेक्टेड है डी, तो ए सी बी ई, तो ए सी बी और ई, है ना, ये भी हो गया। और फिर आता है आपका ई, ई के करस्पॉन्डिंग बनाओ। ई के कौन कौन है? ई का हो गया आपका बी और डी, तो बस इधर है बी और इधर है डी। तो इस तरह इसे कहते हैं एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे लगता है ऐसे इसकी बना लेना, इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे इसकी बनी इसी तरह इसकी बन जाएगी। इसमें बस क्या है कि आपको पता है नेबर्स जो हैं वो किस हिसाब से होते हैं, वो डायरेक्शंस के हिसाब से बनेंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं बनेंगे, है ना। तो बस इस तरह से आप एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इजीली जनरेट कर सकते हैं। जैसे इसकी करी ऐसे ही इस ग्राफ की भी हो जाएगी। करके दिखाएं, चलिए इसकी बना लेते हैं। तो मुझे लगता नहीं मुझे बनाने की जरूरत है। ए के एडजेसेंट कौन कौन है? बी और सी, है ना। बस डी तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो बाई डायरेक्शनल था, यहाँ बाई डायरेक्शनल नहीं है। ए का बी और सी है, ऐसे ही बी का जो है वो डी और ई है। देखो बी का सिर्फ डी और ई है, ए नहीं है। ऐसे ही डी का डी है, ए है और ई है, बस बी और सी नहीं है क्योंकि वो इस तक आ रहे हैं, इससे जा नहीं रहे, है ना, इसके एडजेसेंट नहीं है। तो इस तरह से आपको ये सारी की सारी एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी है। ये इन नोट्स से इन नोट्स तक हम पहुंच सकते हैं, ये इस चीज का सबूत देती है। ठीक है, अब देखो क्या फर्क पड़ेगा। वर्स्ट केस में ये जो ग्राफ है अगर कनेक्टेड ग्राफ है, मतलब जितने आपके नोड्स हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? v, है ना, और जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो e है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस और टोटल नंबर ऑफ एजेस उतने ही, तो आपको ओवरऑल हर एक वर्टेक्स के बारे में स्टोर करने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? जितने वर्टिसेस हैं और जितने एजेस हैं, बस इतनी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। इससे पहले क्या करना पड़ता था? v क्रॉस v। याद करो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स थी उसमें आपने v क्रॉस v की आपने पूरी 2D मैट्रिक्स बनाई थी, चाहे कितने भी नंबर ऑफ एजेस हों, लेकिन यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे उतने नोड जनरेट होंगे, है ना। नंबर ऑफ एजेस कम होंगे तो कम नोड जनरेट होंगे। तो टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो गई। इसके कंपैरिजन में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस के सम के बराबर होती है। ठीक है, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये इनके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है एडजेसेंसी मैट्रिक्स के या लिस्ट के? रिक्वायर्स लेस स्पेस कंपेयर टू एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर स्पार्स ग्राफ्स। ऑब्वियसली वहां पर स्पार्स ग्राफ मतलब नंबर ऑफ एजेस कम थे तब भी v क्रॉस v स्पेस लग रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ कम लगेगा। इजी टू ट्रैवर्स थ्रू ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ, ट्रैवर्सल यहाँ कंपैरेटिवली इजी है। किसी वर्टेक्स को आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी इजी है, बस आपको एजेस ऐड करने हैं और वो एजेस के नोड बना के आप लिस्ट के अंदर ऐड कर दो, है ना। पूरा का पूरा स्पेस दोबारा एलोकेट नहीं करना पड़ता। मोस्ट ऑफ द ग्राफ एल्गोरिथम्स आर इंप्लीमेंटेड फास्टर विद दिस रिप्रेजेंटेशन। जैसे ट्रैवर्सल होते हैं डीएफएस बीएफएस, वो हम एडजेसेंसी लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? चेकिंग इफ देयर इज एन एज बिटवीन टू वर्टिसेस इज कॉस्टली as we have traversed the adjacency list, no suitable for dense graphs। अगर dense graph यहाँ पर है तो इतनी सारे नोड्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। sparse graphs के केस में तो आप बनाओ ये adjacency list representation, और dense graphs के केस में कहाँ पे?
एडजेंसी मैट्रिक्स में चले जाओ। तो बस ये चीज इनकी प्रोज और कॉन्स मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आपको आती है। और यहाँ पर वो ये जो हमने कहा कि आपको चेक करना है कि एक में एज है या नहीं, तो अब देखो जरा ये जो है, मान लो मैं आपसे कहूँ कि बी और ई के बीच में एज है या नहीं, तो ये तो लिस्ट है पूरी पूरी, लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सल हो गया। ट्रेवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट अपने आप में ही पूरा लीनियर टाइम ले लेता है। तो क्योंकि पूरा शुरू से आखिर तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। एरे के केस में फास्ट लुकअप था, डायरेक्टली उस एंट्री पर जाकर आप चेक कर सकते थे, है ना। तो हर एक टाइप के दोनों तरह से कुछ, किसी का बेनिफिट है किसी का बेनिफिट नहीं है। जैसे ये बनी है ऐसी आप इसका भी बना सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, बस इतना ही चेंज है, जहां पर डायरेक्ट हो रहा होगा एज वहां पर वो एग्जिस्ट करेगा, जहां डायरेक्टेड नहीं होगा वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए, तो इतनी बात मुझे लगता है आगे समझ में। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका ग्राफ ट्रैवर्सल। ग्राफ ट्रैवर्सल क्या कहता है कि आपको ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस दिए हैं उन सबको एक एक करके विजिट करना है। ठीक है, देखिए टू ट्रैवर्स अ ग्राफ मींस टू स्टार्ट इन वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से शुरू करो, अलोंग द एजेस जाओ, अदर वर्टिसेस को विजिट करते जाओ जब तक सारे वर्टिसेस या जितने मैक्सिमम हो जाए पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो तो उसमें तो नेचुरली जो डिस्कनेक्टेड वर्टेक्स होगा वो विजिट हो ही नहीं पाएगा, तो सारे वर्टिसेस को विजिट आपको करना है। सच ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ग्राफ ट्रैवर्सल। ठीक है, आपको एक नोड से स्टार्ट करना है और आपको एजेस फॉलो करते करते उसके सारे वर्टिसेस को एक एक करके विजिट करना है। दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ ट्रैवर्सल। हर एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए ट्रैवर्सल का यही मतलब होता है। चलिए, द ग्राफ ट्रैवर्सल इज आल्सो यूज्ड टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस इन व्हिच दे आर विजिटेड। ठीक है, इन ग्राफ ट्रैवर्सल वी विजिट ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ विदाउट गेटिंग इनटू द लूपिंग पाथ। लूप नहीं बनाना, ऐसा नहीं ए से बी पे गए, बी से वापस डी पे गए, डी से वापस ए पे आ गए, फिर कहीं और चले गए, ऐसा नहीं है। ट्रैवर्सल में लूप्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ट्रैवर्सल के बाद जब भी आप ट्रैवर्सल का रिजल्ट बनाते हैं तो हमेशा एक ट्री जनरेट होता है कि उस ट्री की फॉर्म में आप ग्राफ को ट्रैवर्स कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा काम है वो ग्राफ ट्रैवर्सल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है डीएफएस और दूसरा है बीएफएस। तो इस लेक्चर में डेप्थ फर्स्ट सर्च हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला ट्रैवर्सल है डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये डीएफएस है। तो डीएफएस को समझने से पहले हल्का सा आइडिया ले लेते हैं कि डीएफएस काम कैसे करता है। देखिए, ठीक है, देखो मान लो मैंने कोई ग्राफ बना लिया ऐसे ही, मान लो मैंने ऐसे मैं ट्री बना लिया, ट्री में तो एक ग्राफ होता है। अगर मैं डीएफएस ट्रैवर्सल करूं इसका, तो क्या कहता है, ध्यान से देखना कि आपने रूट नोड से शुरू करना है और एक चाइल्ड पकड़ना है। लेफ्ट साइड में आप चले गए, फिर आपने इस नोड को विजिट किया, फिर आपने ये वाला नोड विजिट किया, फिर आप वापस आए, फिर आपने इस नोड को विजिट किया। तो जब तक यहाँ लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलते रहेंगे, मतलब आप एक ब्रांच को कंप्लीटली नीचे तक विजिट करते चले जाओ। अब इसके आगे और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिला तो अब आप बैक ट्रैक करो। ठीक है, बैक ट्रैक करो दूसरे नोड पर। अब देखो आगे कोई ऑप्शन है जिसको अनविजिटेड नोड बचा, हाँ देखो ये अनविजिटेड नोड बचा, अब यहाँ चले जाओ, इसको विजिट करो। इसके आगे देखो क्या कोई अनविजिटेड नोड है, नहीं बचा, तो फिर बैक ट्रैक करो, फिर यहाँ पर आओ, है ना। अब यहाँ पर देखो कोई अनविजिटेड नोड बचा, नहीं बचा, तो फिर बैक ट्रैक करो, यहाँ पर आओ। यहाँ देखो कोई अनविजिटेड नोड बचा, हाँ बचा, तो फिर अगले वाले नोड पर जाओ, अब यहाँ चले जाओ, इसको विजिट करो। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट में जाओ, इसे विजिट करो। इसके आगे कुछ नहीं है तो फिर बैक ट्रैक करो। बैक ट्रैक करने का मतलब वापस उस नोड तक जाना जहां पर ऑल ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट है। फिर यहाँ जाओ, फिर इसको देखो अनविजिटेड है, यहाँ है, इसे विजिट करो। इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, फिर बैक ट्रैक कर दो, जहां से आए थे वहीं जाओ। अब कोई और ऑप्शन बचा है यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं बचा, फिर बैक ट्रैक कर जाओ। यहाँ से कोई ऑप्शन बचा है तो फिर अब इधर की तरफ चलो। अब इस नोड को विजिट करो, फिर इसके लेफ्ट साइड जाओ, इस नोड को विजिट करो। ये विजिट हो गया, इसका कोई ऑप्शन नहीं बचा तो बैक ट्रैक करो। फिर इस नोड से क्या कोई ऑप्शन है तो इधर की तरफ जाओ, फिर विजिट करो। क्या कोई ऑप्शन बचा, नहीं, तो फिर बैक ट्रैक करो। ऑप्शन बचा, नहीं, तो फिर बैक ट्रैक करो। अब आप रोड पे वापस आ गए, यहाँ से कोई ऑल्टरनेटिव बचा नहीं है। इस ट्रैवर्सल को हम डीएफएस ट्रैवर्सल कहते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च। मतलब आपको ट्री के रूट से शुरू करके उसकी पूरी डेप्थ को फॉलो करना है, डेप्थ तक जाना है। कब तक जाना है, जब तक आपको और नोड मिलते रहे विजिट करने के लिए। जैसे ही विजिट करने मिलने बंद हो गए, आप बैक ट्रैक करके पुराने नोड पे आ जाओ और फिर फर्दर ऑप्शंस को चेक करो। नहीं मिलता तो फिर बैक ट्रैक करो, फिर बैक ट्रैक करो। कब तक करोगे ये काम, जब तक पूरे के पूरे ट्री में, पूरे ग्राफ में जितने भी आपके रूट नोड्स हैं वो वन बाय वन विजिट ना हो जाए। इसको कहते हैं डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल।
ठीक है। अब जो BFS है, BFS बेसिकली क्या करता है, अगर मैं इसी की बात करूं तो देखो, अभी हल्का सा हिंट दे रही हूँ क्योंकि आज के लेक्चर में सिर्फ हम DFS डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। BFS क्या कहता है, लेवल ऑर्डर करता है, पहले इसे करो, फिर इसके तीनों चिल्ड्रन को विजिट करो, फिर इसके बाद इसके चिल्ड्रन को विजिट करो। तो मतलब ये लेवल बाय लेवल विजिट करता है, ये डेप्थ में नहीं जाता, ब्रेड्थ में विजिट करता है। पहले इसे, फिर इसके तीनों चिल्ड्रन को विजिट करेगा वन बाय वन, फिर इसके चिल्ड्रन को विजिट करेगा। इसको कहते हैं BFS, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है। तो जब हम DFS यूज करते हैं तो हम स्टैक का यूज करते हैं। स्टैक इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट डेप्थ फर्स्ट सर्च। और जब हम BFS यूज करते हैं तो हम क्यू का यूज करते हैं। क्यू इज यूज्ड, BFS को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्यू यूज करेंगे, और DFS को इंप्लीमेंट करने के लिए हम स्टैक का यूज करेंगे। तो अब हम एक एक करके चेक करेंगे। अब ये देखो, ये इसका पूरा एल्गोरिथम है, स्टेप्स हैं जो कि एग्जाम में लिखने को भी आते हैं, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर हम इसका एक क्वेश्चन कर ले फिर यहाँ लौट के आए। तो क्यों ना एक काम करते हैं, ग्राफ ले लिया और इस ग्राफ पे DFS ट्रावर्सल बना के हम इसको चेक करते हैं। ठीक है बेटा, देखो जरा क्या करना है। अब एक एक करके जरा ध्यान से ऑब्जर्व करते जाना है। सबसे पहले मैंने लिखा स्टेप 1, बहुत ध्यान से देखना क्या करना है। स्टेप 1 में मुझे हमेशा एक एरे मेंटेन करना है, वो एरे जो ये बताएगा कि जो नोड्स हैं, इसमें कितने नोड्स हैं, ABCDEF और G, बस यही है, ABCDEFG, ABCDEFG। ठीक है। ये ग्राफ बताएगा विजिटेड स्टेटस, स्टेटस बताएगा कि ये जो नोड है ये विजिटेड है या नहीं। दिस इज विजिटेड और नॉट विजिटेड स्टेटस। ठीक है, स्टेटस यही लिख देते हैं, स्टेटस। किस चीज का स्टेटस, कि ये जो पर्टिकुलर नोड है ये विजिट हुआ या नहीं हुआ, उसका स्टेटस हम साथ साथ मेंटेन करके चलेंगे। चलो देखो, अभी तो सिर्फ इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्या मतलब है। ठीक है, इतनी बात तो मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा है ना, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट अपनी तरफ से कुछ भी ले लें। हम मान के चल रहे हैं कि A जो है उसको हमने एज स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो सपोज मैंने लिखा, अब यहां से शुरू करते हैं, स्टेप 1, सेलेक्टिंग नोड A as starting point। नोड A को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट की तरह सेलेक्ट किया, और हमें इसमें क्या मेंटेन करना है, दो कितनी चीजें हमें यहाँ मेंटेन करनी है, यहाँ पे सीधा सीधा लिख के चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या मेंटेन करेंगे। पहली चीज जो हम मेंटेन करेंगे वो ये एक एरे होगा जो ये बताएगा कि कौन सा नोड विजिटेड हुआ और कौन सा नोड विजिटेड नहीं हुआ। दूसरी चीज हम मेंटेन करेंगे एक स्टैक, हमेशा हमें एक स्टैक मेंटेन करके चलना है, और जो स्टैक का साइज होगा वो नंबर ऑफ नोड्स के बराबर होगा हमेशा, है ना। साइज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। कितने नोड्स हैं इसमें हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे केस में यहाँ पर 7 है, तो हम 7 साइज का एक स्टैक जो होगा वो यहाँ मेंटेन करके चलेंगे। और तीसरी चीज, हर एक स्टेप में हमें एक आउटपुट शो करना है। आउटपुट मतलब जो कि बताएगा शोइंग द नोड्स इन या नोड्स बीइंग या that has been showing the order of nodes, order of traversal, इस तरह से लिख देते हैं, order of traversal, जो फाइनल ट्रेवर्सल आपको शो करेगा। ये तीन चीजें हमें हर एक स्टेप के अंदर यहाँ पर शो करनी है। अब एक बार जरा ध्यान से देखना किस तरह से हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग DFS जनरेट करते हैं। ठीक है बेटा, हर एक स्टेप में हमें ये तीन चीजें मेंटेन करके चलनी है। एक क्वेश्चन में करके दिखा रही हूँ, एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप लिखते हैं, स्टेप 1। अब लिख देते हैं सेलेक्टिंग
A as starting वर्टेक्स, मैंने ए को एक स्टार्टिंग वर्टेक्स की तरह चूज कर लिया। अब जिस भी मतलब ए को मैंने विजिट कर लिया, इसका मतलब हुआ कि मैंने आई हैव विजिटेड ए को मैंने विजिट कर लिया। जैसे ही मैंने ए को विजिट किया, दिखाई दे रहा है ना, या इसका कलर कुछ चेंज करूं, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। इसको मैंने विजिट कर लिया, ए को विजिट कर लिया, क्लियर है ना? हाँ, ए को मैंने विजिट किया। जिस नोड को हम विजिट कर रहे हैं उसको हम स्टैक के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। और इस स्टैक में मैंने ए को विजिट कर लिया। सारे जितने भी इसमें वो है पोजीशंस, वो सारी मैं शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब ये भरेगा तो उसके बाद एक एक करके हम इसमें डाल लेंगे, अदरवाइज अननेसेसरी हमारी स्पेस कंज्यूम होगी। तो दिस इज आवर स्टैक, और स्टैक के अंदर मैंने ए डाल दिया, ठीक है। जो नोड मैंने विजिट किया उस नोड को मैंने रिजल्ट में लिख देना है। तो रिजल्ट जो होगा उसको हम, या आउटपुट को हम साथ साथ लिखेंगे। तो इस टाइम आउटपुट जो है वो क्या आया मेरा, ए। जो नोड मैंने विजिट किया उस नोड को मैंने स्टैक में डाला और वही मैंने आउटपुट पे प्रिंट कर दिया। ट्रैवर्सल में हम यूज कर रहे हैं, ए से हम स्टार्ट कर लिए, ए को हमने विजिट किया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या लिखना है हर बार, स्टेटस। स्टेटस लिखो, क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब का विजिटिंग स्टेटस हमें लिखना है कि इनमें कौन कौन से विजिट हो गए। बताओ जरा, कौन सा विजिट हो गया, 1 विजिट हो गया, 1। ए के नीचे मैंने 1 लिख दिया, ये बताने के लिए कि ए विजिट हो चुका है। इतना काम हो गया। इतनी चीज आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, ये चीज हमें याद रखनी है कि हम 3 चीजें यहाँ मेंटेन करके चलेंगे। एक तो विजिटेड वाला एरे है, जो कि ये बताएगा कि कौन कौन से नोड्स हम विजिट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेप में अनविजिटेड नोड्स की तरफ हम जाएंगे। जो नोड एक बार विजिट हो चुका उसको दोबारा विजिट हम नहीं करेंगे, ठीक है। एक स्टैक है जिसके अंदर एक एक करके हम जिन जिन नोड्स को विजिट करेंगे उनको हम पुश करते चले जाएंगे, और आउटपुट है जो हमें बताएगा कि किस ऑर्डर में हम इन्हें ट्रैवर्स कर रहे हैं। फाइनल जो आउटपुट होगा जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, उस केस में आपको फाइनल आउटपुट आपको ट्रैवर्सल की सीक्वेंस दे देगा। तो ये हो गई स्टेप 1, इतनी बात खत्म। अब देखो स्टेप 2। अब ध्यान से देखना, क्या करना है आपको, विजिट ऑल, सी विजिट anyone unvisited adjacent vertex of A and push it into the stack। क्या मतलब है इस बात का, ध्यान से देखो। ए के एडजेसेंट कौन कौन से वर्टिसेस हैं जो अनविजिटेड हैं। अभी तो देखो स्टेटस में खाली यही विजिटेड है, बी है, ई है और डी है, ये इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, है ना। कौन कौन से हैं, ए से बी, ए से डी और ए से ई। तो लिख देती हूँ मैं, यहाँ बना देती हूँ, ए से बी और ए से सी ई और ए से डी, ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, है ना। और ये तीनों ही अभी अनविजिटेड हैं। तो सपोज मानो मैंने बी को चूज कर लिया, ए टू बी मान लो मैंने चूज किया, तो इसका मतलब नेक्स्ट हम कहाँ पे चले गए, नेक्स्ट हमने बी को विजिट किया और इस वाले एज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये है कि ए से बी तक हम चले गए और ये वाला एज मैंने सेलेक्ट कर लिया, ए से हम बी पर गए। तो अब क्या होगा, अब ये जो स्टेटस होंगे ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो अब जो स्टैक है मेरा, देखिए अब जो मेरा स्टैक है वो क्या है, ए था, ए पड़ा है ना। ए से मैंने विजिट करना शुरू किया और किसी एक डायरेक्शन हमने चूज कर ली, कौन सी डायरेक्शन, बी वाली डायरेक्शन। तो हम बी पे चले गए, इतना काम हमने कर लिया, बी हमने चूज कर लिया, हो गया। अब आउटपुट क्या आया, आउटपुट में ए पहले से था और अब बी भी हो गया। आउटपुट में क्या है, जो जो नोड आप विजिट करते जा रहे हो ना उसे आप आउटपुट में लिखते जाओ उसी सीक्वेंस में, बस इतना काम आपको करना है, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, स्टेटस लिखना है। क्या स्टेटस है, ए बी सी डी ई एफ जी। देखो बेटा मैं हर बार ये जो स्टेटस वाला एरे है दोबारा बना रही हूँ,
ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक बार बना के इसको स्टेटस अपने आप को मॉडिफाई करके दिखाती, लेकिन आपको ऐसे लास्ट में जब आपके पास नोट्स जाएंगे ना, तब आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से स्टेप में किसका स्टेटस मॉडिफाई हुआ है। तो इसलिए मैंने ये सेपरेटली बनाया है। ए का विजिट हो गया और बी भी विजिट हो गया, तो ये दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। इतनी बात हो गई है ना। अब टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन है? बी। अब आगे चलते हैं, चलिए देखिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं। देखो तो अब देखो, अब है आपका स्टेप नंबर 3। यहां से लेके शुरू करते हैं। स्टेप 3 क्या करना है? अब ये स्टैक है ना। स्टैक के टॉप पे कौन है? बी। तो हम बी पर हैं। अब बी के फिर दोबारा विजिट अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस। अनविजिटेड विजिट अनविजिटेड visit any unvisited adjacent vertex of किसका? बी का, है ना। अब देखो जरा बी के कौन कौन से अनविजिटेड हैं। बी से कहां कहां जा सकते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं, है ना, बताने के लिए, ताकि आपको याद रहे देख के। तो बी के अनविजिटेड कौन है? बी का एक तो ए है, वो तो विजिटेड है, वो तो है नहीं। अब एक तो सी है और एक ई है। सी है और एक ई है। मान लो मैंने सी को चूज कर लिया, किसी एक को हम चूज कर लेंगे, है ना। तो सी को चूज करने पर स्टैक मेरा क्या बना? पहले मैंने ए डाल रखा था, फिर मैंने बी डाला, अब मैंने सी को चूज कर लिया। ठीक है, आउटपुट क्या आया मेरा? सी मैंने विजिट किया, तो ये सी भी मेरा विजिट हो गया। अभी चलो आउटपुट लिख लेते हैं। आउटपुट में अभी था ए, फिर बी, अब सी भी आउटपुट में ऐड हो गया। और ये जो सी था, अब इसे मैंने विजिट कर लिया, तो यहां से यहां हम चले गए और इसको मैंने विजिट किया। तो डीएफएस ही तो है, एक मान लो ट्री का रूट है, तो एक डायरेक्शन में हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, बस एक पाथ हमने पकड़ लिया। इतना हो गया। और अब इसका स्टेटस क्या हुआ हमारा? लिखो स्टेटस क्या बना? ए बी सी डी ई एफ जी। तो स्टेटस में देखो, ए बी ऑलरेडी विजिटेड थे, सी भी विजिटेड हो गया। तो दिस इज नाउ ये सिचुएशन है। ठीक है, इतना इतना ग्राफ हम विजिट कर चुके। अब देखो, अब यहां पर मैं सीधा सीधा निकाल रही हूं। अब है स्टेप नंबर 4। दिस इज योर स्टेप नंबर 4। स्टेप 4, ठीक है। क्या कहते हैं स्टेप 4 में? अब हम सी पर हैं, ये देखो सी पर है। सी के जितने भी अनविजिटेड, अब आगे लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ, सीधा लिख रही हूँ। सी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये देखो। सी से हम ई पर जा सकते हैं, बी पर जा सकते हैं, जी पर जा सकते हैं, एफ पर जा सकते हैं, है ना। इतने ऑल्टरनेटिव है मेरे पास। तो देखो सी से बी पर जा सकते हैं, लेकिन बी तो विजिटेड है, अनविजिटेड पे जाना है। तो सी से ई, सी से एफ, और सी से, रुको, अनडायरेक्टेड दे रखा है तो अनडायरेक्टेड बना देते हैं। सी से जा सकते हैं हम ई पर, सी से जा सकते हैं एफ पर, या सी से जा सकते हैं जी पर। ये तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, है ना। मान लो मैंने पहला वाला सी से ई पर जो है वो मैंने चूज कर लिया, ये मैंने चूज कर लिया। तो स्टैक क्या बन जाएगा आपका? देखो स्टैक, स्टैक बन गया ए, फिर बी, फिर सी, और सी से फिर हम चले गए ई पर, है ना। सी के आगे मैंने ई चूज कर लिया। आउटपुट में क्या है? ए बी सी पहले था, ए बी सी पहले था, अब मैंने ई भी, क्योंकि मैंने ई को भी विजिट कर लिया, ये देखो, अब हमने ई को विजिट कर लिया। और ये वाला जो एज था इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। पहले यहां से यहां गए, अब यहां से यहां आ गए, है ना। ई को विजिट कर लिया और ई को मैंने यहां पर भी डाल दिया। हो गया क्लियर? अब जो स्टेटस है वो क्या चेंज हो गया? स्टेटस मॉडिफाई करो। ए बी सी पहले से थे, और अब ई मैंने विजिट किया, तो ई के अंदर मैंने 1 लिख दिया। क्लियर? ठीक है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 5 पे। अगला है मेरा स्टेप नंबर 5, इसी में चेंजेस कर रहे हैं। स्टेप 5 क्या है ये? अब देखो, स्टेप 5 में देखो क्या है। टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या है? ई। जो टॉप ऑफ द स्टैक पर है उसके आगे अनविजिटेड फाइंड आउट करने हैं।
ई है, ई के कौन कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं? ए है, विजिटेड है, बी है, विजिटेड है, सी है, विजिटेड है, डी है, अनविजिटेड है, एफ भी अनविजिटेड है। तो अगर मैं ई पर हूं तो ई से कहां कहां जा सकते हैं? देखो, मैं ई पर हूं, ई है टॉप ऑफ द स्टैक पे, तो ई से या तो डी पर जा सकते हैं या ई से एफ पर जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक चूज कर लो। तो मैंने ई से डी पर जाना चूज कर लिया, है ना। अगर मैंने ई से डी पर जाना चूज किया तो मेरा स्टैक क्या हुआ? अभी तक क्या था? ए बी सी ई और डी, ई से हम चले गए डी पर, ठीक है। और डी पर गए तो इसका मतलब अगला नोड कौन सा विजिट कर लिया हमने? डी विजिट कर लिया। जो हमने विजिट किया उसको हमने स्टैक में डाल दिया, और जिसे हमने स्टैक में डाल दिया वो प्रिंट भी हो गया साथ साथ। तो क्या क्या हुआ? ए बी सी ई और ई के बाद डी, ये हमारा आउटपुट बन गया, ऊपर से चेंज हो गया आउटपुट। और अब स्टेटस में क्या है? सी डी ई, ये सारे विजिटेड हैं। देखो अभी तक ई था, अब डी भी विजिटेड हो गया। तो विजिटेड में ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि अनविजिटेड वर्टेक्स ही हमें हर बार नया ऐड करना है, तो विजिटेड वाले को हम हर बार इग्नोर करके चलेंगे। इतना क्लियर? अब देखो आगे, तो ये स्टेप 5 तक हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए, चलिए बेटा देखिए, अब देखो स्टेप 6। नाउ दिस इज आवर स्टेप 6। क्या करना है इसमें? फिर देखो, अब देखो ये सिचुएशन है ना, डी टॉप ऑफ द स्टैक पर है। डी के देखो, क्या डी का कोई बचा अनविजिटेड वर्टेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डी का देखो, ऐसा कोई एडजेसेंट नोड है जो अनविजिटेड है? डी के एडजेसेंट या तो ए है या ई है, दोनों विजिटेड हैं। तो दाओ देखो, अब इंपॉर्टेंट है, नाउ देयर इज नो अनविजिटेड adjacent vertex remaining of D. So pop it from the stack. इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसे स्टैक से पॉप कर लो। इसका मतलब इस स्टेप को कहेंगे बैक ट्रैक। बैक ट्रैक मतलब जहां चले थे अब वापस जाओ, मतलब यहाँ इसके आगे अब तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। भाई तुम यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ गए, अब क्या जाओगे? यहाँ बन जाओगे तो लूप बन जाएगा। लूप बनाना नहीं है तो वापस वहीं आओ जहां पे तुम गए थे, अगला ऑप्शन ट्राई करो, है ना। तो क्या करना है? बैक ट्रैक करना है, और बैक ट्रैक करने के लिए क्या करना है? पॉप कर देना है। तो पॉप जब आप स्टैक से करेंगे तो स्टैक के कंटेंट क्या होंगे? फिर से देखो ध्यान से, अब देखिए, तो स्टैक था आपका ए, फिर ए के बाद बी, फिर सी के बाद ई। तो आपने डी को पॉप कर दिया। आउटपुट क्या था आपका? ए बी सी ई डी। आउटपुट में कोई चेंज नहीं है और स्टेटस में भी कोई चेंज नहीं है, सेम हो गया। आपने इसको बैक ट्रैक कर दिया। इतना क्लियर? अब बस इस स्टेप में आपने बैक ट्रैक किया, डी को देखा, अब कुछ नहीं है। अब टॉप ऑफ द स्टैक को देखो, अब फिर देखो यहां से शुरू हुआ भाई, अब क्या है? अब स्टैक के टॉप पर जो पड़ा हुआ, ऊपर तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, फर्दर नोड कौन सा ऐड करें? जो टॉप ऑफ द स्टैक पर है उसी के लिए हम दोबारा से काम करेंगे। तो अब देखो फिर से, अब फिर चेक करो, तो अगले स्टेप में क्या करें? देखो, नाउ दिस इज सी, दिस इज स्टेप 7। बहुत ध्यान से समझना। अब क्या हुआ? जो टॉप ऑफ द स्टैक हमें मिला, अब उसमें देखो क्या वो हमारी कुछ हेल्प कर सकता है? नाउ एक्सप्लोर एनी unvisited adjacent vertex of E। बताओ, E का कोई ऐसा एडजेसेंट वर्टेक्स है जो अनविजिटेड है? बिल्कुल, F है, F है ना? F, F है वो वर्टेक्स जो अनविजिटेड है। देखो अभी तक वो अनविजिटेड है, यहां तक तो ये विजिटिंग थी, F तो अनविजिटेड है। तो इसका मतलब जिसे आप विजिट कर रहे हो उसे प्रिंट कर दो और स्टैक पे डाल दो। तो अब स्टैक के कंटेंट क्या होंगे आपके? ये देखो, स्टैक पे क्या था? ए था, फिर बी था, फिर सी था, फिर ई था, है ना, और फिर आपने ई के ऊपर
एफ डाल दिया आपने, ई के ऊपर देखा, आपको इसके ऊपर एफ मिल गया, आपने एफ इसके ऊपर पुश कर दिया, और जो आउटपुट था वो क्या आ गया, ए बी सी ई डी एफ, है ना, ई डी, और अगला आपने एफ नोटिस किया और एफ को आपने विजिट कर दिया, एफ के आगे भी आपने विजिटेड लिख दिया। अब ये काम हो गया, अब फिर आपको वही काम शुरू कर देना। एफ के लिए चेक करो क्या एफ का कोई अनविजिटेड है। अब ये देखो यहां से एफ विजिट हो गया, एफ को आपने विजिट कर लिया, और अब आप यहां चले गए, ये वाला एज आपने सेलेक्ट किया, एफ अब विजिटेड हो गया। अब एफ के फर्दर ऑप्शंस आपको मिल गए, ये देखिए स्टेप 8, दिस इज स्टेप नंबर 8। तो देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एफ को एक्सप्लोर करो, एफ के बाद एफ के कौन कौन से है, ई है, सी है और जी है, तो एफ से जी पर जाने के लिए आपके पास एक वर्टेक्स है जो आपने अभी विजिट नहीं किया, जी जो है वो अनविजिटेड है, तो बस आप क्या करेंगे, अब आप जी को यहाँ पर डालेंगे, डी को तो आपने पॉप कर लिया था, तो ये देखिए ई डाला, फिर इसके बाद एफ डाल दिया, अब एफ के ऊपर आपने जी लिख दिया, अब आप कहाँ चले गए, जी पर चले गए, यहां से आप चले गए जी पर, और आपने जी को भी विजिट कर लिया, सारे विजिटेड हो गए, है ना, दिख रहे हैं सारे विजिटेड। तो अब आउटपुट में क्या आया, ए बी सी ई डी एफ और फिर जी, और यहाँ पर एफ और जी भी विजिटेड हो गए, जी भी विजिटेड हो गया, जी के अंदर भी हमने 1 लिख दिया, है ना, बस इतनी बात क्लियर। अब ये स्टैक फुल क्या मतलब, जितने भी वर्टिसेस थे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे आपके इसमें आ गए, अभी कोई बचा डी नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि डी को हम पॉप कर चुके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, जी के आगे चेक करो, एक एक करके चेक करो, जी के आगे कोई है, नहीं है, तो जी को पॉप कर दो। अगले स्टेप में क्या करेंगे, चलो अगले में दिखा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक एक करके हम हर एक वर्टेक्स को चेक कर लेंगे और एक एक को पॉप करते चले जाएंगे। तो अब देखिए, तो ये फाइनल जो आया आपका, ये वाला देखिए, ई और फिर एफ और फिर जी, है ना, ये आ गया। अब बताओ क्या जी का कोई है, नहीं है, पॉप करो। एफ का कोई है, पॉप करके यहां आ जाओ, बैक ट्रैक करो, एफ का कोई है, इसे भी पॉप कर दो। जी का, ई का कोई भी नहीं है, इसे भी पॉप कर दो, मतलब जिसके आगे हमें रास्ता ना मिले पॉप करो। सी का भी कोई नहीं है, इसे भी पॉप करो, बी का भी कोई नहीं है, इसे भी पॉप करो, ए का भी कोई नहीं है, इसे भी पॉप करो, स्टैक खाली हो गया। जब स्टैक खाली हो गया तो आपका काम खत्म हो गया। तो आउटपुट क्या आया आपका, आउटपुट आपका जो जनरेट हुआ उसको लिख दो, सारा आउटपुट अभी आ ही चुका था, ए बी सी ई डी एफ जी, इस सीक्वेंस में आपने अपना ग्राफ जो है वो ट्रैवर्स किया डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करके, और स्टेटस जो था वो आपका ये पूरा का पूरा ऑल विजिटेड हो ही गया। दिस इज योर स्टेटस। स्टेटस में क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये स्टेटस शो करता है कि हमने एक एक करके सारे जो वर्टिसेस हैं उनको विजिट कर लिया। ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन। अब एग्जाम में किस तरह से आता है, एग्जाम में पूछेंगे इसका डीएफएस ट्रैवर्सल बनाओ, डीएफएस ट्रैवर्सल बताओ। तो क्या है डीएफएस ट्रैवर्सल, क्या बताना है, फाइनल ट्री। तो फाइनल ट्री बना लेते हैं इसका, पहले ए लिख देती हूँ, डीएफएस ट्री, किस सीक्वेंस में हम नोड्स को विजिट कर रहे हैं, पहले ए पे गए, ए से फिर बी पर गए, बी से फिर सी पर गए, सी से फिर ई पर गए, ई से फिर डी पर गए, डी से हमने बैक ट्रैक किया, फिर हम एफ पर गए, है ना, और फिर एफ से हम जी पर गए। दिस इज द डीएफएस ट्री। अब देखो इसमें कोई लूप नहीं है ना, इस तरह से हम ट्रैवर्सल बताते हैं। दिस इज आउटपुट, दिस इज द डीएफएस ट्रैवर्सल, है ना, और ये जो सीक्वेंस है ये आपका ये है ए बी सी ई डी एफ जी, ये सीक्वेंस आपका शो करता है कि किस सीक्वेंस में आपने ट्री को ट्रैवर्स किया। इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मेजॉरिटी कैसे आते हैं, डीएफएस ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम लिखो और विद एग्जांपल बताओ। तो ये विद एग्जांपल इस तरह से आपको समझाना है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, छोटा नहीं आता, इसलिए मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप ये करके दिखाया है। अब पढ़ो इसे, अब आएगा समझ में। वी यूज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर विद मैक्सिमम साइज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। ठीक है, स्टेप क्या है, डिफाइन अ स्टैक ऑफ साइज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ।
Select any vertex as the starting point for traversal, visit that vertex and push it onto the stack. उस vertex को visit करो और उसको stack पे डाल दो. Visit any one of the non-visited adjacent vertex of a vertex which is on the top of the stack and push it onto the stack. यही काम करें, top of stack के जितने भी non-visited हैं उनको करो और उनमें से किसी एक को छांट के stack पे डाल दो. इस step को repeat करते रहो जब तक किसी का non-visited adjacent vertex ना मिले, है ना. जब तक कोई भी नया वर्टेक्स आपको नहीं मिलता तो फिर आप क्या करो, बैक ट्रैक करो और एक वर्टेक्स को स्टैक से पॉप कर दो. फिर दोबारा वही काम करो, टॉप ऑफ द स्टैक से अगर कुछ मिलता है तो पुश करो वरना पॉप कर दो. तो ये काम आप करते रहोगे और लास्ट में व्हेन स्टेप्स बिकम एम्प्टी देन प्रोसीजर देन प्रोड्यूस फाइनल स्पैनिंग ट्री बाय रिमूविंग अनयूज्ड एजेस. जो एजेस आपने यूज नहीं किए उनको आप हटा दो. तो देखो कौन कौन से एजेस यूज नहीं किए आपने, ये देखिए. तो इसका फाइनल ट्री हमारा क्या बना, उसे बना देते हैं. ये बना, फिर एजेस और कौन से यूज किए, चलो फाइनल में फाइनल ट्री बना देती हूँ लास्ट स्लाइड में. ये मेरी लास्ट स्लाइड है, ठीक है. तो इस लास्ट स्लाइड में आके ये आया, ये आया, फिर ये एज आया, फिर ये एज आया, फिर ये एज आया और ये एज आया. इन एजेस को हमने इंक्लूड कर लिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये एजेस हटा दिए और इसका फाइनल आपका ट्री बन गया, है ना. जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक आपको ये काम करना है. तो बस पूरे ग्राफ को आपको एक्सप्लोर कर लेना. इस तरह से क्वेश्चन आते हैं. अब देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये डीपीपी है इसकी, मतलब एग्जाम में पीवाईक्यूज में किस तरह से आए हैं वो चेक करो. टर्मिनोलॉजीज आपको 24-25 लेटेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया है. ग्राफ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, पूरा फुल मार्क्स का क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन. ग्राफ क्या होता है, डेफिनेशन. वेटेड ग्राफ क्या होता है, वर्टेक्स की डिग्री का क्या मतलब है, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, साइकिल का क्या मतलब होता है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है. स्पैनिंग ट्री हमने बता दिया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगी. मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब, अगर मान लो स्पैनिंग ट्रीज बहुत सारे जनरेट हुए, है ना, और हर एक एज पर कोई कॉस्ट लिखी है, तो वो स्पैनिंग ट्री जिसमें टोटल कॉस्ट कम आ रही है, सारे एजेस की कॉस्ट ऐड कर दो आप. मान लो 4 स्पैनिंग ट्री बने, तो चारों स्पैनिंग ट्रीज में जितने भी एजेस हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट लिखी हुई है, जिसकी कॉस्ट मिनिमम आएगी, उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं. तो हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर उसकी डेफिनेशन आ जाएगी. कंपेयर एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. एक्सप्लेन 2 वेज टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ. वही देखो कितनी बार ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स और लिस्ट वाला क्वेश्चन आया है. डीएफएस को एक्सप्लेन करो एल्गोरिथम विद एग्जांपल. 24-25 में भी क्वेश्चन आया, 18-19 में भी आया था. कनेक्टेड ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ को विद एग्जांपल बताओ, 18-19 में ये क्वेश्चन पूछा गया. तो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स. ठीक है, दैट्स इट.